आइए मैडम, यहाँ से बाजूला। मैडम, सोसाइटी का सेफ्टी टैंक साफ करते समय इंसानी कंकाल मिला। सुरेंद्र, ये सबसे पहले किसने देखा? इकड़े आ रहे। हाँ सर। मैडम, ये म्यूनसिपालिटी के सफाई कामगार है, सबसे पहले इन्होंने देखा। साल में कितनी बार टैंक साफ करते हो? मैडम, वैसे तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन सोसाइटी से कंप्लेंट आया तो हम लोग साफ करते हैं मैडम। पिछले बार कब की थी? लगभग 2 साल हो गए मैडम। तो 2 साल पहले जब टैंक साफ किया था तो ऐसा कुछ हाथ लगा था जो अजीब लगा हो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है सुरेंद्र, ये कंकाल इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो। ये उदय सोसाइटी के हर एक घर की, घर में रहने वाले हर एक इंसान की डिटेल चाहिए मुझे। यहाँ कितनी फैमिलीज है, फैमिलीज में कितने मेंबर्स है, क्या करते हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं, सब पूछो। जो भी पहले यहाँ रहता था और अब सोसाइटी छोड़ के चला गया है, सबकी डिटेल्स मंगवाओ तुरंत। ओके मैडम। मैडम, हाँ, उदय सोसाइटी का फोटो चार्ट है। उदय सोसाइटी में टोटल 2 विंग है और हर विंग 4 माले की है। हर माले पर 4 फ्लैट है, यानी उदय सोसायटी में दोनों विंग मिलाकर टोटल 32 फ्लॅट आहे, जिसमें के 4 फ्लॅट खाली पडे। काही दिवसांपूर्वी तिथे माणसं राहत होती, पण आता राहत नाहीये। 2 साल पहले टैंक की सफाई हुई थी, उस वक्त ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा था। इसका मतलब है अब हमें हमारी छानबीन 2 साल पहले से शुरू करनी पड़ेगी। सुरेंद्र, एक काम करा, 2 साल पहले इस एरिया में हुए सारे मिसिंग और मर्डर केस के डिटेल्स निकालो, जो रजिस्टर हुए हैं वो और जो नहीं हुए हैं वो भी। ओके मैडम। ये केस दूसरे केसेस से ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। ना कोई शक्ल थी, ना कोई पहचान। इस एक कंकाल ने कई पुराने केसेस खोल कर रख दिए, लेकिन सवाल अब भी वही था कि ये कंकाल आखिर है किसका। और ज्यादातर अनुमान यही था कि मरने वाला और मारने वाला दोनों इसी सोसाइटी के ही थे। पुलिस वर्तमान से अतीत के तार जोड़ने में लग गई थी। कौन कहता है भगवान नहीं है? इतने सालों के बाद न्याय मांगने आए हैं। आता काय न्याय मिळणार? मरने वाला मर गया, वो भी इतनी बुरी जगह सड़के मरा। भगवान इतनी गंदी मौत किसी को भी न दे। पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ। बेटा। हाँ आंटी। मुझे पढ़ के बताओ ना। हे काय ले रे? सोसाइटी में मिला एक कंकाल। कल सुबह सफाई के दौरान डोंबिवली के उदय सोसाइटी में एक मानव कंकाल मिला है, जो किसी लड़की का लग रहा है और करीब 1.5 साल पुराना लग रहा है, जिसे या तो बेरहमी से मारकर उस सेफ्टी लाइन में डाल दिया गया है जहां से वो मिला है, या वो उसमें गिर के मरी है। सुरेंद्र, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से तो ये कंकाल किसी लड़की का है, जिसकी उम्र 21 से 24 साल होगी और मौत 16 से 18 महीने पहले यानी 1.5 साल पहले हुई है। इसका मतलब है अब हमें 1.5 साल पहले 21 से 24 साल की लड़कियों के मर्डर और मिसिंग डिटेल्स निकालने होंगे। मैडम, एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती हूँ। साहब, आपको जो कंकाल मिला है ना, मैं पक्का बोल सकती हूँ वो मेरी बेटी गायब हुई है ना, वंदना उसका ही है। भाई अब 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया मेरी वंदना को गायब होके। मुझे पक्का मालूम है वो मेरी वंदना ही है। मौसी, 1.5 साल पहले आपकी बेटी गायब हुई है, तो आज अचानक जाके उसको ढूंढने का ख्याल कैसे आया? नहीं, अचानक नहीं, मैं पहले भी यहाँ आई थी ना। एक पुलिस साहब था ना, उसको मैंने सब बताया, उसने सब लिखा था। हाँ, लेकिन वो किसी को मिली ही नहीं। कंप्लेंट की तारीख याद है? हाँ, मैं अगस्त में आई थी, 4 अगस्त 14 को मैं यहाँ आई थी। हाँ। सुरेंद्र, कंप्लेंट मिली? हाँ मैडम, लेकिन केस फाइल बंद कर दी गई है। क्यों? कंप्लेंट के मुताबिक इनकी लड़की गायब तो हुई है, लेकिन कब, कैसे, कहाँ से, इसका पता नहीं चला। और दूसरी बात मैडम, अगर कहीं पर भी किसी लड़की की बॉडी मिलती है तो ये औरत वहाँ क्लेम करने चली आती है, इसलिए इसे पागल समझकर ये केस ही बंद कर दिया। मुझे बात करनी है इससे, इसे अंदर लेकर आओ। भाई वो कंकाल मुझे दे दो, मुझे मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करना है। मौसी, देखिए, हमें भी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि वो कंकाल आपके बेटी का है, तो फिर हमें आपको उसको देने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन भाई, मैं बोल रही हूँ ना,
वो मेरी वंदना ही है। देखिए, एक बार हमें भी अपनी तसल्ली कर लेने दीजिए। आप अपने बेटी का फोटो यहाँ छोड़ जाइए। हम जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ पता करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, ये वंदना का केस रीओपन करो और एक बार वो उदय सोसाइटी जाकर भी चेक करो। मैडम, अगर ये वंदना है तो कमला के साथ हम उसके डीएनए मैच करवा के देख सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन ये कई महीनों का प्रोसेस है। कंकाल के बोन से डीएनए निकाल कर मैच करना काफ़ी दिन लग जाएंगे और तब तक हम लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मैं डोंबिवली पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र ढेबे। कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये आपका बाजू वाला घर कब से बंद है? राउत फॅमिली, उनको तो शिफ्ट हुए 1.5 साल हुए, तभी से बंद है। कुठे गेले, का गेले, काय माहिती आहे? ते तर नाही माहिती, शायद रेशमा की वजह से। रेशमा? कौन रेशमा? रेशमा हरिभाई की बेटी है। हरिभाई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। वो रेशमा को भी बहुत मारते थे, और जब रेशमा को शादी के रिश्ते आने लगे उसके बाद तो सब उल्टा हुआ। वैसे तो उन्होंने कभी बताया नहीं, पर मैंने सुना था रेशमा शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब रेशमा को और एक रिश्ता आया उस रात को। क्यों नहीं करनी शादी? दुनिया की हर लड़की शादी करती है। तूने सोचा भी है कि तेरी वजह से शिल्पा शादी के बगैर रह जाएगी? देखो बाबा, उसकी शादी का नाम लेकर आप मेरी बलि मत चढ़ाओ। बड़ी बेटी घर में घोड़ी की तरह बैठेगी और दुनिया पूछेगी नहीं कि छोटी की शादी क्यों कर रहे हो? दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। नहीं चलती तो भाड़ में जाए। आपको जितना मारना मार लो, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। बाप के सामने जबान चलाती है। ज्यादा लाड किया है ना, इसीलिए चर्बी चढ़ गई है। मैं नहीं करूंगी शादी बाबा। आता था हद्दत झाली। अरे रेशमा को शादी नहीं करनी तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं वो? ऐसा लगता है रेशमा को पीट पीट कर मार देंगे वो। ज्यादा लाड किया है ना, इसलिए चर्बी चढ़ गई है। चलो अभी चुप रहो। हरी बाबू, वो क्या काम है बाबू? भाऊ, वो आपके घर से चिल्लाने की और मारपीट की आवाज आ रही है। बेकार की बदनामी होगी, और इससे मारपीट से कोई रास्ता तो निकलने वाला नहीं है ना। देखो अनिल बाबू, मेरे घर पे आके मेरे को ज्ञान मत दो। मैं अपनी बेटी को मार रहा हूँ ना, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? अपने काम से काम रखो। मैं अपनी बेटी को प्यार करूं या जान से मार दूं, मेरी मर्जी। जाओ। अरे भाऊ, साहब, उस रात के बाद तो रेशमा ऐसे गायब हुई, उसके बाद कभी दिखी ही नहीं। तो आपने कभी पूछा नहीं कि वो कहाँ गई है? मामला ठंडा होने तक वो 1 महीने में ही यहाँ से शिफ्ट हो गए, और किसी को बताया भी नहीं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद तो जितना मुँह उतनी ही बातें। लोगों का तो ये कहना है कि हरि भाव ने रेशमा को मारा है। अब सच क्या है और झूठ क्या, ये तो मालूम नहीं। थँक्यू मिसेस देसाई, आणि कदाचित पुढे सुद्धा तुमची मदत लागेल। सुनिए, पुलिस अपनी सोसाइटी तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि हमें सब कुछ बोल देना चाहिए। पागल हो गई? क्या खाना लगा? अरे जा। मैडम, इंक्वायरी में पता चला है कि हरी राउत म्युनिसिपैलिटी के सैनिटरी डिपार्टमेंट में काम करता था। इसका मतलब है सोसाइटी के सेप्टिक टैंक तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं है, और वो म्युनिसिपैलिटी में काम करता है, इसलिए इस बात पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। सुरेंद्र, एक काम करा, ये हरी राउत आजकल कहाँ है जरा पता लगाओ। मैडम, मैंने रानी को म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में भेज दिया है। जल्दी ही हमें हरी राउत का नया एड्रेस मिल जाएगा। क्या है? कुठे आहे माझी मुलगी? मार डाला ना तूने उसे? अच्छा, आज 1.5 साल बाद आप लोगों को आपकी बेटी की याद आ रही है?
देखिए, ये नाटक करना बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। आप लोग के पास गई थी ना, तो आपके पास ही होगी, और कहाँ जाएगी? अगर हमारे पास होती तो हम तेरे दरवाजे पर क्यों खड़े होते? 1.5 साल से हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। क्या क्या है तूने उसके साथ बता, वरना हम पुलिस में जाएंगे, तुझे जेल भिजवा देंगे। देखिए, आप लोगों को जो करना है कीजिए, जहाँ जाना चाहिए। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़। अरे अमर, अमर, दरवाजा खोल। भाई भाई दो मिनिट में 2 मिनट नहीं, 1 मिनट सुद्धा वेळ नहीं है। मैडम बहुत बिजी है, बार बार मिलने के लिए टाइम नहीं उनके पास। ऐसा मत करो मुझे। भाई 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 क्या झालं? नहीं आए ना, कोई नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरी वंदना ही है, मुझे दे दो ना। मौसी, ऐसे नहीं दे सकते हम। हमारी कार्यवाही अब तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आपको जो करना है कर लो, लेकिन आपको उसे मुझे ही देना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरी वंदना ही है, मुझे मालूम है। भाई, उसका अंतिम संस्कार करने दो, उसकी आत्मा भटकेगी, शांति नहीं मिलेगी उसे। सर, बाद में फोन कर। ये हरी राउत का नया एड्रेस है। हरी राउत? हाँ साहब। तुम म्यूनसिपालिटी में सैनिटरी डिपार्टमेंट में काम करते हो? हाँ साहब। पर क्यों? तुम्हारी बेटी रेशमा कहाँ है? मैडम, वो घर से भाग गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ गई होगी। तूने उसको इतनी बुरी तरह पीटा था कि पड़ोसियों को आना पड़ा बीच बचाव करने। वो भागी नहीं है, तूने खून किया है उसका, और खून करके सेप्टिक टैंक में फेंक दी बॉडी। मैडम, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसे पीटा था, इसलिए वो भाग गई थी। मैडम, माँ बाप अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं, गलती करने पर मारते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे जान से मार सकते हैं। जब तक सच नहीं बोलता, अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। साहब। हाँ बोला। मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है। हाँ बोलिए। साहब, मुझे अमर सुरवे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। साहब, ये अमर सुरवे एक छोटा मोटा सिंगर है, एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा भी चलाता है, और उसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। ये वही अमर सुरवे जो उदय सोसाइटी में रहता है? जी साहब। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अमर ने आपकी बेटी को गायब किया है? मैम, अमर सुरवे मेरा दामाद है। मेरी बेटी सोनाली उसके साथ उसी उदय सोसाइटी में रहती थी जिसके सेफ्टी टैंक में आपको एक कंकाल मिला है, और मेरी बेटी पिछले 1.5 साल से गायब है। अब जब मैंने अखबार में यह खबर पढ़ी तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अमर ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है। इसीलिए मैं उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहता हूँ, ताकि मेरी बेटी को न्याय मिल सके। लेकिन वो उसे क्यों मारेगा? मैडम, मेरी बेटी उससे अच्छी और मशहूर सिंगर थी, और ये बात अमर से बर्दाश्त नहीं होती थी, और इसी वजह से वो हमेशा उसे पीटता था, उसे तंग करता था। तो आपने तब उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? मैडम, हम तो करना चाहते थे, लेकिन सोनाली ने हमें मना कर दिया। वो कहती थी कि आई बाबा, आप फिक्र मत करो, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ लूंगी। ठीक है, आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम इंक्वायरी करेंगे। ये केस परत दर परत खुलता जा रहा था, या शायद उलझता जा रहा था। कमला, शरद और हरी राउत तीनों इस कंकाल से जोड़कर देखे जा सकते थे, और ये साबित करने के लिए तीनों के खून के सैंपल भी ले लिए गए थे। दावेदारों और संदिग्धों के बावजूद कई सवाल मुंह बाए खड़े थे। रेशमा का, या सोनाली का, या फिर ये कंकाल इस फेहरिस्त से बाहर किसी और का ही था। भाई भाई भाई, मेरी वंदना का कुछ पता चला? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, वही मेरी वंदना है, दे दो मुझे, मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हो मौसी, लेकिन पहले ये तो पता चले वो आपकी बेटी है या नहीं है। देखिए, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको आकर बताऊंगी। लवकर सापड़ देगा भाई। अमर सुरवे जी। सुना है बहुत अच्छा गाना गाता है तू। चल तेरा गाना सुनते हैं, खोल। मैडम, मेरे और सोनाली के बीच बहुत झगड़े होते थे, लेकिन उसकी वजह वही थी, वो मेरा ऑर्केस्ट्रा हथियाना चाहती थी मुझसे। और तो और उसका अफेयर मेरे ऑर्केस्ट्रा के ड्रमर मैक के साथ था, और वो उसी की वजह से मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में मालूम पड़ गया था। और मैडम,
बस यही सबसे बड़ी वजह थी हम दोनों के झगड़ा होने की। तेरी बीवी 1.5 साल से गायब है और तूने पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई। क्यों? मैडम मैं आपसे सच कहूँ तो मैं तो पूरी तरह तंग आ चुका था उससे। मैं तो चाहता ही नहीं था कि वो वापस घर आए, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। लेकिन मैडम मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ज़रूर उस मैक के साथ ही होगी, क्योंकि हम दोनों के बीच जब भी कुछ झगड़ा हुआ करता था तो वो हमारा घर छोड़कर मैक के पास ही जाती थी। कहाँ जा रही हो? हाँ? तुमसे दूर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी ये बकवास और तुम्हारे बेमतलब के ताने। मैं शांति से जीना चाहती हूँ अमर। तुम्हारी रोज तुम्हारी रोज शांति का नाम मैक है ना? क्यों? जानता हूँ मैं, अपने उसी कमीने यहाँ से मिलने चाह रही होगी तुम। अपने काम से काम रखो, समझे? मैडम या तो सोनाली मैक के साथ है या फिर जरूर मैक ने कुछ किया होगा सोनाली के साथ, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। देख, तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि तू हमसे झूठ बोलकर बच जाएगा तो गलतफहमी है तेरी। नहीं मैडम मैं आपसे सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप एक बार मैक से जाके बात कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं आपसे सच कह रहा हूँ या झूठ। मैक का एड्रेस दे। साई सदन सोसाइटी, बी विंग 201, घोड़बंदर। हमारे परमिशन के बिना शहर के बाहर भी मत जाना, समझे? जी। चला। भंडारी, या अमरवर लक्ष ठेवा जरा। मैडम मैं जब हरी राउत के केस के बारे में इंक्वायरी कर रहा था तो उसके बारे में नहीं बल्कि उसकी बेटी रेशमा के बारे में एक अजीब बात सामने आई है। क्या? बागले स्टेट पुलिस स्टेशन में रेशमा के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज है और जिस फैमिली ने कंप्लेंट की है उनका कहना है कि रेशमा ने उनकी बेटी वैशाली चव्हाण को गुमराह किया और फिर उसे भगा कर लेकर गई। सुरेंद्र, जितना जल्दी हो सके ये वैशाली के फैमिली से पता करो कि सच क्या है। जी, आपने रेशमा के खिलाफ कंप्लेंट की थी ना? हमें उसके केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। वैशाली, वैशाली, हिमाजी मुल की वैशाली आए जो अब अपने घर आ चुकी है। सर हमें रेशमा के बारे में अब कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आपको बात नहीं करनी होगी लेकिन हम कुछ जानना चाहते हैं। रेशमा के बारे में क्या जानती हो? वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी और घर वापस आने के बाद मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, बस इतना ही जानती हूँ मैं। और आपने वैशाली घर पर आने की खबर पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की? सर देखिए, मेरी बेटी मेरे घर आ गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए और ऐसे भी रेशमा के बारे में हम ज्यादा सोचना नहीं चाहते। देखिए, हर कानूनी कार्रवाई के कुछ नियम होते हैं। वैशाली घर पर आ गई, इसकी खबर आपको पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए थी। आप जाकर कीजिए। कौन सा कॉलेज में पढ़ती हो? इसके कॉलेज। ये सोनाली के साथ तुम्हारा अफेयर था क्या? मैम अमर झूठ बोल रहा है, उसे तो शक करने की बीमारी है। सोनाली तो इनकी बहन जैसी थी। मैम वो बहुत गिरा हुआ इंसान है, सोनाली उससे बहुत अच्छी है। सोनाली की वजह से ही उसके पास ऑर्केस्ट्रा के शोज बढ़ते जा रहे थे और सोनाली फेमस होती जा रही थी और ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। थैंक यू मेहता जी। अरे आपकी प्रोग्राम के लिए हम मना थोड़ी कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। तुम्हारे चाहने वालों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब ये मेहता जी भी तुम्हारी लिस्ट में ऐड हो गए। अमर, मेहता जी हमें एक और प्रोग्राम की बुकिंग दे रहे हैं। मैं क्या पागल हूँ? बहरा हूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? ये मेहता जी तुमसे दिन भर फोन पे चिपके रहते हैं, तुम्हें प्रोग्राम पे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो तुमसे क्या चाहते हैं, या फिर तुम जानकर भी अनजान बन रही हो? अमर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। हाँ ओ हेलो, ये अपना त्रिय चरित्र कहीं और जाके दिखाना। मुझे सब पता है कि तुम कब और कहां किसके साथ गोल खिलाती रहती हो। अमर मुझे ब्लेम करने से अच्छा अगर तुम अपनी सिंगिंग इंप्रूव करोगे ना तो बेहतर रहेगा। तुम मुझे बताओगे कि इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है? अमर तुम इंसान से जानवर बनते जा रहे हो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। उनके घर का झगड़ा तुझे इतने डिटेल में कैसे मालूम? मैडम जब भी अमर सोनाली के साथ मारपीट करता था तो वो हमारे घर चली आती थी। मुझसे और मेरी वाइफ से उसको मेंटल सपोर्ट मिलता था, लेकिन फिर उसके बाद ये रोज का तमाशा हो गया और एक दिन इतना कि हम लोग भी तंग आ गए। मैक, सोनाली, क्या हुआ सोनाली? सोनाली ये बैग? मैं अमर का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। क्या मैं थोड़े दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ प्लीज? सोनाली प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर हम लोगों ने तुमको यहाँ पे रख लिया तो अमर को अपना फेलियर छुपाने की एक और वजह मिल जाएगी। तुम मेरी बहन जैसी हो, लेकिन
प्लीज रो मत सोनाली, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ऐसे परेशान होने से वाह 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 वाह, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। हाँ, और आप ये लोग आपकी नजरों के सामने गुल खिला रहे हैं और अब चुपचाप खड़े होके देख रही है। सही है। आप बकवास बंद करो। दारू और गुस्से ने आपकी अकल पर पर्दे डाल दिए। वाह मैक, तू तो खिलाड़ी आदमी है यार। तूने अपनी बीवी को भी उल्लू बना दिया। अमर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम। चुप, बिल्कुल चुप। ये हम मियाँ बीवी के आपस का मामला है, तू बीच में मत आ। देखो तुम गलत समझ रहे हो अमर। चुप, बोला ना। और तू घर की बात का तमाशा किसी और के घर पे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अमर छोड़िए प्लीज। समझने की कोशिश। चलो अमर छोड़िए प्लीज। उसके अगले दिन सोनाली का फोन आया। वो बहुत खुश थी। उसने बताया कि अमर ने उससे माफी मांग ली और उसने ये भी वादा किया है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। और जो भी उसने किया उस रात, वो सब उसने दारू के नशे में किया था और अब वो शराब भी छोड़ देगा। बेचारी सोनाली, उसे भनक भी नहीं लगी कि ये आदमी उसके साथ कितना गंदा खेल खेल रहा है। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया। सारी मेरी फेवरेट डिशेस हैं। यस, और तुम्हें सबके सब खानी है, ठीक है? थैंक यू अमर। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो, पर तुम्हें सब याद है। अच्छा, ये अब इमोशनल होना बंद करो, चुपचाप ये सब खाना है तुम्हें। अच्छा, सबसे पहले ये केक खाओ, तुम्हारा फेवरेट है ना? ये लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। तुम भी खाओ ना। मेरी रिकॉर्डिंग से आने के बाद थोड़ा सा। नहीं, तुम खाओ। अच्छा लगा ना तुम्हें? क्या हुआ सोनाली? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो। आवाज को क्या हुआ? सोनाली बोलो, क्या बात है? अमर ने केक में सिंदूर मिलाकर सोनाली को खिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास चली गई। उसने सबसे कांटेक्ट तोड़ लिया। ये भी सुना था कि वो अमर के पास सुलह भी करने गई थी, लेकिन क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया। मैम, अमर इतना कमीना आदमी है कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मैडम, मुझे लगता है ये वैशाली अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से हमसे झूठ बोल रही है। वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी और घर वापस आने के बाद मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। सुरेंद्र, उससे घर पे नहीं कॉलेज में बात करो। उसके पास रेशमा के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी, और साथ साथ ही अमर के तार भी ढीले करने पड़ेंगे। चल गाड़ी में बैठ। मैडम, लेकिन हुआ क्या? नाटक नहीं चाहिए। तूने सोनाली के साथ क्या किया ना, सब हम आ जाके बताएंगे। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बताया ना आपको। ले चल अंदर बैठ चल। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कमलाबाई, तुम पुलिस स्टेशन गई थी ना, क्या बोले? बोलो। क्या बोलेंगे? उनको तो मालूम ही नहीं वो कौन है। उनको उसे मेरे को देना ही पड़ेगा, चाहे मुझे एक नहीं 1000 चक्कर लगाने पड़े। मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करके रहूंगी, देखना तो। घबराओ मत कमलाबाई, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल ही जाएगी, ठीक है? वैशाली, हमें आपसे बात करनी है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो वैशाली, हमें एक कंकाल मिला और हो सकता है कि वो कंकाल रेशमा का हो। सर, हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, तब मैंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। फिर रेशमा ने कहा कि हमें फिल्म्स में ट्राई करना चाहिए। उसके ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जो हमें काम दिलवा सकते थे। पर जब मेरी फैमिली को पता लगा तो उन्होंने रेशमा के साथ दोस्ती ख़त्म करने के लिए फोर्स किया। पर रेशमा तब तक मुझे इतने सपने दिखा चुकी थी कि मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ भाग गई। चल चल जल्दी कर। और उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आओ वैशाली। कांग्रेचुलेशन, फाइनली हम वहां से निकल आए हैं। अब तुम देखना वैशाली,
हमें अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। उस रात को जो हुआ, उससे पहले मुझे वो कॉलेज में कपल वाली बात कभी समझ में नहीं आती। ये क्या कर रही हो तुम? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। वैशाली झूठ मत बोलो, आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी तो मैंने तुम्हें ऐसे छुआ है, तब तो तुमने कोई कंप्लेन नहीं की। और आज वैशाली, मैं तुम में अपना परफेक्ट पार्टनर देखती हूँ। और इससे पहले ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। वरना रेशमा, मैं तुम्हारे साथ इस घर में कभी भी नहीं आती। डिस्गस्टिंग। वैशाली, सर, मैं रेशमा के साथ उस फ्लैट में 4 दिन तक थी। उसके बाद मैं घर वापस आ गई। रेशमा की छोटी बहन शिल्पा को जानती हूँ मैं। शिल्पा ही ने मुझे बताया था कि अंकल ने आंटी की बीमारी का झूठा बहाना बना के रेशमा को घर वापस बुलाया था। रेशमा जब घर आई तो उसे पता लगा कि ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाने के लिए उसे बुलाया गया है। तो उसने बहुत हंगामा किया, इतना कि अंकल ने उसे बहुत मारा। उसके बाद वो कहाँ गई पता नहीं, कॉलेज भी नहीं आई। उसके बाद अंकल आए थे उसका नाम कटवाने। सर, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। सुरेंद्र, ये हरी राउत का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। समय तो काफ़ी लगेगा, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। और हाँ, ये अमर से भी सच बुलवाना पड़ेगा, खुद सच बोलने वाला नहीं है। मैडम, अनाथ आश्रम से रेणु कुलकर्णी नाम की एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। मैडम, हिम एज अ कार्ड है, मैं अनाथ आश्रम चलाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं शायद आपकी कोई मदद कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आई। तो क्या आप जानती हैं ये कंकाल किसका है? जी नहीं, लेकिन मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, शायद आपकी कोई काम की हो। बताइए। मैडम, 1.5 साल पहले एक मंजू सालवे नाम की औरत अपने 1.5 महीने के बच्चे के साथ मेरे पास आई थी और उसने बोला कि इस बच्चे को मैं अपने पास रख लूँ, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और जैसे कोई रहने का इंतज़ाम होता है वो अपने बच्चे को साथ में लेकर जाएगी। लेकिन वो लौटी ही नहीं। मुझे लगा कि शायद जैसे बाकी के लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हमारे यहाँ बच्चे छोड़ जाते हैं, वैसे ही मंजू ने किया हो। लेकिन जब मैंने इस लड़की की कंकाल मिलने की खबर पड़ी तब मुझे लगा शायद वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसने आपको कहा था वो कहाँ रहती है, क्या काम करती है? हाँ, ती बोली होती कि उदय सोसाइटी में वो बाई का काम करती है, जहाँ आपको ये कंकाल मिला है। और इस उदय सोसाइटी के नाम की वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमें। जहां अभी तक सोनाली, रेशमा और वंदना की तलाश जारी थी, वहीं इस लिस्ट में मंजू का नाम जुड़ने से चुनौती और कड़ी हो गई थी। पर तभी राहत की सांस बनकर पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जो इस केस को सुलझाने में पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकता था। मैम, ये सोनाली का सामान है। आखिरी बार जब हमारे घर आई थी तो उसने इसे यहाँ छोड़ा था। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब, मैं सच कह रहा हूँ। सोनाली के सामान में पर्ची मिली है और पर्ची में साफ साफ लिखा है, मैं अमर के पास जा तो रही हूँ लेकिन अमर से मुझे जान का खतरा है। चल बोल अभी सच क्या है? मैडम, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने सच में सोनाली को नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है। भंडारी, जब तक ये सच नहीं बोलता जो चाहे डिग्री लगा लो इसके ऊपर। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। साहब, मेरी बात तो सुनो। मौसी, कैसी हैं आप? आराम से। कैसे हो सकती हूँ? मैं मेरे बेटी का अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि ये दिन कभी भी आए।
मैं आपकी बेटी को मुर्दा नहीं, जिंदा ढूंढ के लाना चाहती हूँ। मौसी, ये सोसाइटी में आप कितने साल से काम कर रही हैं? बहुत साल हुए। अब कितना समय हुआ मुझे पता नहीं। तब तो आपको पता होगा कि ये मंजू सालवे नाम की कोई लड़की यहाँ काम करती थी क्या? हाँ, ये दूसरे माले पे खानोलकर रहते हैं ना, उनके यहाँ काम करती थी। माहिती दिल्याबद्दल थँक यू मावशी. सर, ये हरी राउत की कॉल रिकॉर्ड से. रेशमा आर अजय खानोलकर, ओ आपसे कुछ पूछताछ करनी है. या आइए जी. ये मंजू सालवे आपके यहाँ काम करती थी? हाँ जी करती थी, पर अब नहीं. हमने उसे काम से निकाल दिया. क्यों? वो क्या है ना मैडम, उसका कितने लोगों से चक्कर चल रहा था पता नहीं. वो पेट से भी हो गई थी. हमने उसकी ये सोचकर मदद की कि आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगी, पर वो सुधरने वालों में से नहीं थी, इसलिए हमने निकाल दिया. आपके यहाँ से कहाँ गई वो कुछ पता है? नहीं, ये हमको नहीं पता. आपका एक बेटा है ना? जी हाँ, समीर. कहाँ है वो? पिछले 1 साल से तो हैदराबाद में है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है. ठीक है, आपके मदद की जरूरत पड़ेगी तो फिर आएंगे. जी जरूर. रेशमा राउत जी. मला तुमच्याशी काय बोलायचं आहे. सर, मेरी फैमिली मेरे होमोसेक्सुअल होने के सच को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई. मेरे बाबा मेरी शादी ज़बरदस्ती कराना चाहते थे और इसी वजह से मैं अपने घर से भागी थी. मैम, मैं सोनाली की पर्स में मिली पर्ची की लिखाई 1.5 साल नहीं बल्कि 1 हफ्ते पहले की है. मैम, ये सोनाली का सामान है. और ये हैंडराइटिंग चेक करने के बाद ये पता चला है कि हैंडराइटिंग सोनाली की ही है. थैंक यू. वेलकम मैम. मैडम, रेशमा जिंदा है. इसका मतलब ये कंकाल सोनाली, मंजू या वंदना, इन तीनों में से किसी एक का हो सकता है. नहीं सुरेंद्र, लिस्ट इससे छोटी है, लेकिन क्लियर करने के लिए हमें सोनाली के माँ बाप को उठाना पड़ेगा. वही बताएंगे ये खेल आखिर वो क्यों खेल रहे थे. राणे, पुलिस के तेरे टाइम पास के लिए? अब सच सच बोल, सोनाली कहाँ है, वरना ऐसी हालत करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा तू. मैडम, अमर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी. उसकी आवाज तक अमर ने छीन ली थी. 1 साल तक मेरी बेटी घर से बाहर नहीं निकली और तभी आपको उसकी सोसाइटी से वो कंकाल मिला और मुझे तरकीब मिल गई अमर से बदला लेने की. आजकल सोनाली के स्कूल में हारमोनियम सिखाती है और हमारे एक दूसरे घर में रहती है. 8 टका याला क्रिमिनल इंटेंशन के साथ साजिश करने की चार्ज में. चल. मैम, लेकिन मैम, ये कंकाल किसका था? इस लिस्ट में अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे. खानोलकर परिवार की मेड मंजू और कमला की बेटी वंदना. मैडम, मंजू मेरे ही खोली में रहती थी, लेकिन जब उसे बच्चा हो गया ना, तो एक दिन कोई आंटी और अंकल टाइप के आदमी और औरत आके उसे अपने साथ ले गए. उसके बाद तो कभी वापस नहीं लौटी. डॉक्टर, आपके रिकॉर्ड में मंजू सालवे के बच्चे के पिता का नाम क्या है? 1.5 साल पुराना डाटा निकालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में. ये रही उसकी डिटेल्स और ये पिता का नाम. अब समझ में आया मंजू जैसी लड़की के लिए इतने दयालु क्यों हो रहे थे. उसके बच्चे का बाप और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा समीर था. समीर को उठाने के लिए हमारी एक टीम ऑलरेडी हैदराबाद के लिए निकल चुकी है. अब तुम दोनों सीधे सीधे सच बोलो, वरना अगर हम बुलवाएंगे तो जिंदगी में दोबारा भलाई करने का मौका नहीं मिलेगा.
हाँ, मंजू हमारे इधर काम करती थी। मंजू, मंजू, छोड़िए। नहीं, मेरी बात सुन। नहीं। मंजू, क्या हुआ? हे भगवान, बिना शादी के बच्चा किसका बाप लेके घूम रही है? तेरे तो यार 36 है। 36 नहीं, एक ही है। आपका बेटा समीर है इस बच्चे का बाप। मंजू सच बोल रही है, वो मेरा ही बच्चा है। एबॉर्शन का पीरियड निकल चुका है। अगर अब एबॉर्शन होगा तो मंजू की जान को खतरा हो सकता है। हमने समीर को दूसरे शहर में ट्रांसफर लेने के लिए मना लिया। थोड़े दिन बाद मंजू ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो लगातार हमें धमकी देती रही कि सारी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना देगी। वो ये भी कहती थी कि उस सबको बता देगी कि ये बच्चा समीर का है। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। हम उसे अपने घर ले आए। मैंने और मीता ने मिलकर मंजू की लाश को हमारे सोसाइटी के पीछे सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। सोचा जब तक सेप्टिक टैंक की सफाई का टाइम आएगा तब तक उसकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी। अगर यही तरीका था तो अपने बेटे को क्यों नहीं मारा? उस बेचारी लड़की की जान लेकर उसके बच्चे को अनाथ कर दिया। अगर उसकी हड्डियां गल भी जाती ना तो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिल जाता हमें, क्योंकि जुर्म छुपता नहीं है, अपनी कहानी खुद कहता है। खानोलकर परिवार ने मंजू का कत्ल अपने झूठे और खोखले सामाजिक रुतबे को बचाने के लिए किया। वो मंजू के अपने संतान के प्रति प्रेम को समझ ही नहीं पाए और उसे मार दिया। अमर खानोलकर को मंजू के कत्ल के लिए और मीता को उसका साथ देने, साजिश करने और सबूत मिटाने के लिए इंडियन पीनल कोड की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कमला की बेटी वंदना को भी ढूंढ निकाला, जो वाकई में जीवित थी। पुलिस ने उसे एक रेड लाइट एरिया से बरामद किया और उसे देखकर कमला की खुशी सातवें आसमान पर थी। वंदना, वंदना, ख्याल रखिए अब। ये बेहद जरूरी है कि हम स्वार्थी ना बने, सच का साथ दें, सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों के जज्बात को भी समझें, वरना ये मैं और मेरे की लड़ाई जेल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देख बेटा, सेंटर देख ले, सेंटर देख ले। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या? देख देख जरा चेक कर ले। बरोबर बाबा। हाँ था, ठीक है। अरे ये सगली तैयारी देख के नीलम तो एकदम खुश हो जाएगी। आज तो हमारा घर जैसे पूरा बदल ही गया। भगवान करे मेरे बेटे की जिंदगी में ये खुशियां हमेशा बनाए रखे। थैंक यू भाई। आजोबा कांग्रेचुलेशन। हाँ शीतल, तुम्हारी कुछ बात हुई है नीलम से? नहीं, अभी तक वो घर नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ फिर से। राहुल, लागला का फोन? नहीं माँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। तो अब क्या करे बेटा? पुलिस में जाना ठीक होगा? बाबा आप भी खामखा परेशान हो रहे हो, कहीं फंस गई होगी, आ जाएगी। कदम सर, दोनों मिडिल एज के लगते हैं। गाड़ी के पीछे बहुत बड़ा डेंट है। हिट एंड रन केस हो सकता है। राइट सर, गाड़ी को देखकर ऐसा ही लगता है। सर लगता है किसी बड़ी गाड़ी ने इसको पीछे से टक्कर मारी। नहीं, टक्कर मारते ही ब्लास्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता
तो जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो गाड़ी आगे नहीं जा पाती। एक काम करो, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस गाड़ी के चेसी नंबर से इसकी ओनर का पता लगाओ। और हाँ, मुंबई टू लोनावला चेक नाका के दोनों साइड की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, ट्रेस करो कोई ऐसी बड़ी गाड़ी जिसके सामने वाले हिस्से पर डेंट हो। आई बाबा, आप लोग घबराइए मत, मैं पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। आली बट्टा, दरवाजा खोल। एक तरफ मुंबई में रहने वाली नीलम सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुई और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एक गांव अठावी में रहने वाली एक युवती अपनी जिंदगी से परेशान है। आज के इस केस में अलग अलग और दूर रहने वाली इन दो स्त्रियों की कहानियों के सिरे जब आपस में मिलेंगे तो सामने आएंगे कुछ अनदेखे अनसुने अपराध के खुलासे जो आपकी सोच से भी परे होंगे। ये बॉडी आपकी वाइफ की है? नहीं सर। आइए, चलिए आइए। मौका वारदात पर हमें कुछ सामान मिला है, आइडेंटिफाई कीजिए। ये तो नीलम की ड्रेस है, यही पहनकर तो वो बाहर गई थी। ये मोबाइल भी नीलम का है, उसे कब से ट्राई कर रहा था पर वो उठा ही नहीं रही थी। ये आप ही की गाड़ी का नंबर है? मिस्टर राहुल, ये गाड़ी हमें हाईवे पर जली हुई कंडीशन में मिली, लोनावला टू मुंबई हाईवे। इस कार में आपकी वाइफ ही नहीं, उनके साथ कोई और भी था। दोनों की बॉडी बहुत बुरी तरह जली हुई है। वैसे आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था जिसके साथ आपकी वाइफ बाहर गई थी? साहब, हमारी बहू किसी और के साथ कहीं क्यों जाएगी? वो तो मां बनने वाली थी। विशाखा, विशाखा कुठे गेली पोरगी? विशाखा, ए विशाखा, ए बेटा, ए राजा, यहाँ क्यों सोई है? हाँ, यहाँ क्यों सोई राजा? चल आई, हाँ? अब नींद लग गई, पता नहीं चला। ओ चल चल मेरे पास सो जा, आजा आजा सो जा। शुरुआती तहकीकात में यह मामला पुलिस को अवैध संबंध और बेवफाई का लग रहा था, पर शायद इसके पीछे जो सच छुपा हुआ था वो आपके यकीन की बुनियाद को हिला देने वाला था। अब इस केस का सारा दारोमदार इस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान पर टिका था जिसके साथ नीलम सफर कर रही थी और मृत पाई गई। पुलिस तार से तार जोड़ने की कोशिश कर रही थी। सर, ये नीलम लोनावला की तरफ क्या करने गई थी? वो भी एक आदमी के साथ। वहां तो ज्यादातर कपल्स जाते हैं ना। लेकिन कदम, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल और उसके माता पिता हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
या फिर नीलम इनसे कुछ छिपा रही थी। कदम, नीलम की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है उससे हमें इस आदमी के बारे में कुछ पता चले और शायद ये भी पता चले कि वो दोनों इकट्ठे कर क्या रहे थे। सर, राहुल काय झालं? काय करतोय? देवा, पावलास रे बाबा, सोने जैसी बेटी दी मेरे को, मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। जय साई राम। विशाखा, क्या हुआ? काय पाहिजे तुला? अगं आई, काय नाही, वो मैं देख रही थी कि इस साल में तूने एक भी नई साड़ी नहीं ली। हो भाई ग, बड़ी चिंता है मेरी तेरे को। हाँ, तुझे नौकरी लगने दे, हर महीने एक साड़ी लूंगी, वो भी जबरदस्ती। अरे पानी क्यों आया आंखों में बेटा? तू ना विशाखा बड़ी नरम दिल की है, तू दिल को ऐसे मजबूत बना। ये दुनिया है ना बाहर की, यहाँ अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज्यादा रहते हैं। ये भर दे। सर, ये नीलम के कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स है। इस कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर सामने आया है जिसमें नीलम की काफी बातें होती थी, लेकिन अब ये नंबर बंद है। ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? सर, ये नंबर किसी पंकज सालस्कर के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये पंकज सालस्कर का एड्रेस पुणे का है, शिवाजी नगर। हो सकता है ये वही आदमी हो जो नीलम के साथ कार एक्सीडेंट में मरा है। कदम, मैं नीलम के घर जाकर उसके घर वालों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। तुम शिवाजी नगर जाकर इस आदमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। सर। चलो। पंकज सालस्कर, ये नाम सुना है आपने? नहीं, हमने ये नाम कभी नहीं सुना। इंस्पेक्टर साहब, नीलम और राहुल की जिंदगी में क्या चल रहा था, इसके बारे में हमने ज्यादा कभी इंटरफेयर नहीं किया है और वैसे भी हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। राहुल कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, बहू के मौत के बाद राहुल काफी परेशान था। हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां दी है, वो गोलियां खाकर सो गया है। इस वक्त उसका आराम करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक काम और भी जरूरी है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान कौन था जो नीलम के साथ कार में था। अगर आपको यही जानना है कि नीलम के साथ कौन था, तो जाके उसकी माँ को पूछो ना, नीलम की जिंदगी में कौन था, किसके साथ उसके चक्कर थे। इसके बारे में हम क्या जाने? देखिए, दुनिया भर की खबर रखती है उसकी माँ, तो उसको अपनी बेटी के बारे में खबर नहीं होगी? इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रही है। आप नीलम की माँ से पूछिए ना, आपको जरूर पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि नीलम की माँ रहती कहाँ है? मेरी बेटी बहुत सीधी थी और अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। ये सोचना भी बकवास है कि मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर था। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी और राहुल से बहुत प्यार करती थी। आखिर संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। देखिए, एक बार फिर अपने दिमाग पर जोर डालिए। सोचिए, पंकज सालस्कर, ये नाम आपने पहले सुना है? मैंने आपसे कहा ना, मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बेटी नीलम ने कभी अपने ससुराल वालों की बुराई की हो आपके सामने? कुछ ऐसा कहा हो जो आपको अजीब लगा हो? नीलम के सास ससुर नीलम और राहुल के रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उन्हें नाराज होने की एक और वजह मिल गई। लीजिए। बस झालं नाटक। धोखा किया आपने, धोखा हमारे साथ। एक तो बांझ लड़की मेरे बेटे के पल्ले बांधी, ऊपर से प्यार का नाटक। 6 साल हो गए शादी को, अब तक नीलम की गोद सुनी है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बच्चों के आपस का निर्णय हो, वो अभी कुछ समय तक बच्चा नहीं चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है। गप्पा बसा, कान खोलकर सुन लीजिए।
या तो 6 महीने के अंदर हमारे घर में खुशखबरी आएगी, नहीं तो आपकी बेटी घर वापस आएगी। समझ लो। ऐसा कैसे चला तुम्हें चला ना। अभी 1 महीने पहले ही नीलम की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आई थी। 6 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी। उस न्यूज़ से घर में खुशियां थी, सब खुश थे। अगर मेरी बेटी का मरना मर्डर है तो जरूर उसके ससुराल वालों ने ही किया होगा। सिर्फ बच्चे की प्रॉब्लम थी या कुछ और भी था? मुझे नहीं पता, मेरी बेटी ही पागल थी जो ऐसे लोगों का साथ निभा रही थी। होय साहेब, काय झालं? पंकज सालस्कर का घर यही है? जी। हो, डॉक्टर पंकज सालस्कर माझा मुलगा आहे. काय झालं? पुलिस जब पंकज सालस्कर के घर पहुंची तब कुछ चौंका देने वाले सच सामने आए। बूढ़े माँ बाप के लिए पंकज की मौत की खबर दर्दनाक थी। उन्हें नीलम से उसके रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने एक अहम सुराग खोज निकाला कि पंकज खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट है। क्या है इस रहस्यमय अपराध के पीछे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक तरफ नीलम की मौत और दूसरी तरफ विशाखा की कहानी। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? बस इतने ही? बाकी के पैसे? मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत जल्द आपको सारे पैसे दे दूंगी। वक्त और इज्जत अगर हाथ से निकल जाए ना विशाखा, तो फिर वापस कभी नहीं आते। वक्त तो तुम गंवा रही हो, कहीं इस वजह से इज्जत भी न चली जाए। लेकिन मैं सच में बहुत कोशिश कर रही हूँ, और एक बार में इतने पैसे लाना ये थोड़ा मुमकिन नहीं है ना। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, उसके बाद कुछ नहीं। जितने जल्द हो सके वैसे पैसे जमा कर देना, वरना तुम तो जानती हो ना तुम्हारी माँ। नहीं, सब हो जाएगा, मैं अरेंज करती हूँ। जल्दी करना विशाखा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। कुछ भी करो पर पैसे जमा कर दो। विशाखा, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मेरे पीछे पीछे मत आ, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। अरे पर क्यों? किया है मैंने तुमसे? कौन सी गलती गिनाऊं तुझे? सारी गलती तेरी है। देख मनु, यहाँ से निकल जा, मुझे कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना है। अरे एडी हो गई क्या? अरे बता तो सही, किसी ने कुछ कहा तुमसे? मी सांगते ही तू नीन। अरे पागल हो गई तू? कदम, एक लड़का और एक लड़की। लड़की मुंबई से और लड़का पूना में डॉक्टर, वहीं प्रैक्टिस कर रहा था। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक ये पिछले 4 महीने से कांटेक्ट में थे। नीलम को बच्चा नहीं हो रहा था और उसका ये दोस्त पंकज एक गायनेकोलॉजिस्ट है। हो सकता है नीलम की मेडिकल इश्यूज में हेल्प कर रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन दोनों के बीच में डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप था या कुछ और इस बारे में किस किस को पता था? चेक करना पड़ेगा। सर, पंकज सालस्कर? नहीं सर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और ना ही हमारा पूना आना जाना है। नीलम के मेडिकल के सिलसिले में भी हम पूना नहीं जाते थे। उसके सारे टेस्ट यहीं मुंबई में होते थे, चेकअप, सोनोग्राफी, सब कुछ यहीं मुंबई में, मातृ सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है, चलो। कदम, 4 महीनों से नीलम और पंकज एक दूसरे के साथ टच में थे और राहुल को इस बारे में पता भी नहीं।
या तो ये राहुल बहुत अच्छा एक्टर है या फिर इतना बिजी कि अपनी बीवी के लिए इसके पास टाइम ही नहीं। पता करना पड़ेगा। चलो सर। पुलिस के लिए सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि पंकज और नीलम के बीच में कोई अवैध संबंध था और इसी संबंध की वजह से कई सालों बाद नीलम गर्भवती हुई। एक तहकीकात से सामने आई ये हकीकत जिससे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ मिल गया जब पुलिस टीम उस हॉस्पिटल पहुंची जहां पर नीलम का इलाज चल रहा था। नहीं सर, मिस्टर पंकज नाम के कोई भी डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस के लिए नहीं आते। क्या कभी किसी स्पेशल केस में उनका यहाँ आना जाना हुआ होगा कुछ घंटों के लिए? सर, यहाँ जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए आते हैं ना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है और रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी डॉक्टर मिस्टर पंकज नाम के तो नहीं आए। हेलो इंस्पेक्टर, आई एम डॉक्टर सेठी। एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर, हमें आपकी पेशेंट नीलम जाधव और डॉक्टर पंकज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आइए केबिन में बैठ के बात करते हैं। नीलम जाधव, आपकी पेशेंट जो प्रेग्नेंट थी, शी इज नो मोर। ओह सॉरी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी। मतलब उनका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी। डॉक्टर, हम नीलम जाधव की रिपोर्ट्स देख सकते हैं? श्योर। सिस्टर, नीलम जाधव की रिपोर्ट ले आइए। अच्छा डॉक्टर पंकज सलस्कर आपके हॉस्पिटल में काम करता है? पंकज नहीं तो यहाँ, ये लीजिए रिपोर्ट्स। सर, नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर सेठी की न्यूज कंफर्म है, नीलम को भी प्रेग्नेंट थी। अरे माझे पप्पा! यही तो सोचती थी मैं, अचानक ये चमत्कार कैसे हुआ? एक नंबर की चुड़ैल थी वो। मैं तो कहती हूँ जो कुछ हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। अच्छा हुआ मर गई। इस बार कोई अच्छी सी लड़की देखकर मैं इसकी शादी कराऊंगी और ये देखूंगी कि कहीं वो बांझ न हो। सर, नीलम के ससुराल वाले कुछ ठीक नहीं लगते। मेरा मतलब, हो सकता है नीलम अपनी शादी से खुश ना हो और नीलम के अफेयर का पता इनकी फैमिली को चल गया होगा। तो सर, ये भी हो सकता है कि नीलम और पंकज को मारने की सुपारी इन लोगों ने किसी को दी और राहुल के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो सर, ये भी हो सकता है कि ये एक्सीडेंट के पीछे इन लोगों का हाथ है। पर कदम, अगर नीलम को ये रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर प्रेग्नेंट होने का ये ड्रामा क्यों? लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीलम और पंकज लोनावला करने क्या गए थे? और हाँ, ये राहुल की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। एक्टर है, हो सकता है इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहा हूं। सर, गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? सर, आज शाम तक शायद आ जाएगी। ठीक है सर, राहुल की शादी की बात किसी और लड़की से चल रही थी 3 महीने पहले। ठीक है कदम। सर, ये राहुल के माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर, क्यों मारा? किसको दी सुपारी? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना तुम्हारा? हमने कुछ नहीं किया साहब, कसम से। इस लड़की को जानती हैं आप? मैं याद दिलाता हूं, ये वही लड़की है जिसके साथ आपने अपने बेटे की शादी 3 महीने पहले फिक्स की थी। कुछ याद आया? बोलिए। बहू को बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए। पहली बीवी के होते हुए दूसरी बीवी का प्लान, अगर वो भी प्रेग्नेंट ना हो तो फिर उसे भी मार देती।
और फिर तीसरी शादी। शर्म आनी चाहिए आपको। हमने कुछ भी नहीं किया सर। फिर किसने किया? राहुल ने। राहुल, नीलम की बात सुनकर ना, बेबी आई एम रियली सॉरी फॉर यू बेबी, बट आई एम सो हैप्पी कि अब हमें चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ है हमारा अफेयर, और राहुल की लाइफ में मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ जिससे उसका अफेयर है। वो एक कामयाब एक्टर है और उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं जिससे मुझे काम मिलता है, और मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए उसके साथ में हूँ। दैट्स इट। देखिए सर, मेरा काम ऐसा है कि शूटिंग की वजह से मुझे हफ्ते महीनों घर से बाहर रहना पड़ता है। अपनी बीवी से ज़्यादा तो मैं एक्ट्रेस के साथ होता हूँ। कई सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ, ऐसे में हो जाता है कभी कभी। मानता हूँ कि ईशा से मेरा अफेयर है, लेकिन ये बात नीलम को पता थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि सच्चा प्यार मैं सिर्फ उससे करता था। ये सब तो बस यूं ही टाइम पास। तो ऐसी प्यार, दिल, तो ऐसे शब्द भी आपको आते हैं एक्टर साहब। वैसे थोड़ी बहुत एक्टिंग हम भी कर लेते हैं, देखना है? देखिए सर, ये बात आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी। आप लोगों को तो बस शक करना है। विशाखा, अरे क्या कर रहे हो बेटा? ओ आई, अली जल्दी आ जाइए, 1 घंटा हो गया। पढ़ाई नहीं करनी है क्या? चल जल्दी, मैं झटझट चाय बनाती हूँ। हाँ? क्या कर रही थी इतनी देर तक? और ये देख, चेहरा ठीक से पोछा भी नहीं। कैसी लड़की है तू? हाँ, बड़ी हो गई ना सुना तो। हाँ, चल मैं चाय बनाई हूँ। हाँ, नाश्ता भी देती हूँ। तू पढ़ाई कर बेटा। देख, पढ़ाई है तो दुनिया हाथ में है, नहीं तो सब बेकार है राजा। चल जल्दी जल्दी। हाँ, चलो चलो। एक तरफ नीलम की मौत और दूसरी तरफ विशाखा की कहानी। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? कहते हैं औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, लेकिन नीलम की सास ने नीलम का दर्द कभी समझा ही नहीं। ना उसके जीते जी उससे कोई हमदर्दी दिखाई और ना ही उसके मरने के बाद। शक के दायरे फैल रहे थे, लेकिन पुलिस सच की तह तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। सर कार की रिपोर्ट्स आ गई है और सर हमने टोल नाका का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। फुटेज में एक ट्रक ट्रेस हुआ है जिसके आगे एक बहुत बड़ा डेंट है, और सर उसका टाइम भी एक्सीडेंट के आधे घंटे के बाद का। तुझे उसी ने भेजा है ना? अपनी जान लेगी मेरी। मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्यों तुम्हें मारूंगी? मतलब? मेरा नाम विशाखा है, मैं उस औरत को जानती हूँ।
पर सब खरा सांगते साहब, किसी ने मेरे को पैसा नहीं दिया साहब। उस दिन थोड़ी ज्यादा चढ़ा रखी थी साहब। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, खूनी नहीं हूँ, पैसा लेके किसी को नहीं मारता साहब। मैं घबरा गया था, इसलिए मैं भाग गया साहब। तू जादव ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक चलाता है ना? कौन जादव ट्रांसपोर्ट साहब? 2 लोगों की जान गई है तेरी वजह से, सजा तो तेरे को जरूर मिलेगी। सब कुछ ठीक है, मेरे को जाने दो ना साहब। कदम सर, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालो सर। कैसे हुआ ये तो? देखिए ना, एक डॉक्टर को कैसे कोई मार सकता है? सर, मैंने ही आपको फोन किया था। आप कौन है? जी, मैं पड़ोसी हूँ। आपने किसी आदमी को आते जाते देखा हो? नहीं, मैंने नहीं देखा। लखंडे, एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और सारे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। शायद ये मर्डर पैसे वैसे के चक्कर में तो नहीं हुआ। यस सर। सर, ट्रक ड्राइवर और नीलम के ससुराल का कोई कनेक्शन नहीं। सर, डॉक्टर पंकज ने एक्सीडेंट के दिन किसी डॉक्टर सुरभि नाम के गायनेकोलॉजिस्ट से बात की थी। उनका क्लिनिक लोनावला में है, ये उसका एड्रेस है। नीलम और एक गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट। कदम सर, चलो देखते हैं। सर, कितना सारा कैश? रवि को बुलाओ। रवि। हाँ सर। आप तो बड़े अमीर आदमी निकले, ये इतना पैसा कहाँ से आया? सर, पेशेंट ने दिए होंगे, क्योंकि अक्सर वो फीस नहीं लेती। हो सकता है कि बाद में दे करके गए हो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को इस कैश के बारे में पता हो और उसकी वजह से वो मर्डर हुआ हो? अगर मान लीजिए कि कोई बकाया पेमेंट दे भी गया तो उसकी रिसिप्ट तो होगी ना आपके पास? पता नहीं सर। ढूंढिए। ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। पंकज बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, मेरे बैचमेट थे वो। पंकज और नीलम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। क्योंकि नीलम कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपना ट्रीटमेंट मातृ सिटी हॉस्पिटल में करवा रही थी। वहाँ उसे कुछ टाइम के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर आई थिंक वहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगी, जिसकी वजह से सेकंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर पंकज नीलम को मेरे पास लेकर आए। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि वाकई में क्या नीलम प्रेग्नेंट थी? जी नहीं, नीलम प्रेग्नेंट नहीं थी, बट डॉक्टर जीवन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शी वॉज प्रेग्नेंट। डॉक्टर जीवन? लेकिन डॉक्टर, हम वहाँ डॉक्टर सेठी से मिले, नीलम का वही ट्रीटमेंट कर रहे थे। जी नहीं, डॉक्टर सेठी तो उस हॉस्पिटल के डीन हैं, उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर जीवन कर रहे थे। नीलम का सच चौंका देने वाला था। नीलम जिस मानसिक आघात से गुजर रही थी, उसमें मां बनने का सपना शायद इतना बड़ा होता है कि दूसरी हकीकतें दिखाई ही नहीं देती। आखिर नीलम के साथ हुआ क्या था? नीलम प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन राहुल और उसके माँ बाप के हिसाब से वो प्रेग्नेंट थी। तो सर, एग्जैक्टली मातृ सिटी हॉस्पिटल में उसका इलाज किस बात का चल रहा था? यही तो पता करना है कदम। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, डॉक्टर सेठी ने हमसे ये क्यों छुपाया कि नीलम का ट्रीटमेंट डॉक्टर जीवन कर रहा था? कदम सर, एक काम करो, डॉक्टर सेठी और डॉक्टर जीवन दोनों की हरकतों पर नजर रखो। सर, ये रही सुषमा की कॉल रिपोर्ट्स। डॉक्टर जीवन से काफी बातें हुई उनकी। सर, हो सकता है डॉक्टर सेठी ने हमें। ये रही डॉक्टर जीवन की कॉल रिकॉर्ड। कदम सर, इन रिकॉर्ड्स को बारीकी से चेक करो। जीवन एक डॉक्टर है और आमतौर पर ऐसे लोगों को काफी कॉल जाते हैं। ये चेक करो किस नंबर पर सबसे ज्यादा बात हुई। हो सकता है हमारे हाथ कोई पुख्ता सबूत लग जाए। What? लेकिन आपको कैसे पता चला
कि हम डॉक्टर जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं? सर, इस सुषमा की डॉक्टर जीवन के साथ काफी सारी फोन कॉल्स हुई हैं। जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे तो पता चला कि इसके ऊपर आप लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे कोऑर्डिनेट करता रहूंगा। जीवन के बारे में अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आई लेट यू नो। ओके सर, ओके। सर, हमने डॉक्टर जीवन की पूरी कुंडली खंगाल डाली। ये डॉक्टर जीवन पनवेल में फ्रीक्वेंटली फोन करता है किसी लैंडलाइन नंबर पर, और ये नंबर पनवेल के किसी फार्म हाउस का है। पता करो ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, कैसी हो? हैंड्स अप! घर का कोना कोना छान मारो, जो मिले गिरफ्तार करो। डॉक्टर! डॉक्टर, रोक! एक तरफ था नीलम की मौत का रहस्य और दूसरी तरफ थे विशाखा के संदिग्ध हालात। पुलिस ने नीलम की हत्या को रूल आउट नहीं किया था और अब पुलिस उस हकीकत के बिल्कुल करीब थी जहां आकर नीलम और विशाखा के बीच के संबंध का खुलासा होने वाला था। सर 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 बताता हूँ, सब बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। जिन लोगों के खुद के बच्चे नहीं हो सकते, उन लोगों पर क्या गुजरती है ये कोई आम आदमी नहीं समझ सकता। एक तड़प होती है बच्चे को गोद में लेने की। ऑप्शंस बहुत होते हैं पर उन्हें अपना खून चाहिए होता है। सरोगेशन करा सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, पर नहीं, उन्हें चाहिए अपना वारिस, अपना खून। तो बस उनकी इस चाह ने मेरे दिमाग में ये आइडिया लाया। मैं एक हार्मोनल इंजेक्शन लगा के अपने पेशेंट्स को बेवकूफ बनाता था कि वो लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और दूसरी तरफ मैं एक औरत का इंतजाम करता था जो सच में बच्चे को जन्म दे सके सरोगेसी से। जैसे ही पेशेंट की डिलीवरी की ड्यू डेट आती, मैं उसे एडमिट करता और उस सरोगेट मदर के बच्चे को उन कपल्स को दे देता। सब खुश हो जाते। मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे सर, मगर उन पैसों में से मैं एक अच्छा हिस्सा उन लड़कियों को भी देता था जिन्होंने असल में बच्चे को जन्म दिया। चल बता, अब तक और कितनों को बेवकूफ बनाया तूने? अब तक 9 लोगों को इस तरह से बच्चा दिया है, मगर अब तक किसी को भी इस मामले में कोई शक नहीं हुआ। बच्चा मिलते ही वो लोग खुशियां मनाने में व्यस्त हो जाते थे। अब ये बता, तूने डॉक्टर सुषमा को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। सुषमा ने काफी लोन ले रखा था। वो मेरी बैचमेट थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उसकी एजुकेशन लोन काफी हेवी थी और उसकी पोस्टिंग एक छोटे से गांव में हुई। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसके साथ ये आइडिया शेयर किया। लोग कितने विश्वास के साथ एक डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते। डॉक्टर्स को दूसरा भगवान माना जाता है, लेकिन तुम जैसे लोग लोगों की मजबूरी और उनके जज्बात का नाजायज फायदा उठाते। तुमने अपने प्रोफेशन पर दाग लगाया है और इसकी सजा तुम्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। आज जेवणाला सुट्टी, आज भेल खाए। विशाखा, विशाखा, मी काय माहिती काय झालं? मी बाजारात गेले होते. विशाखा, ए विशाखा, ए जायला, ए मला माहिती मला. विशाखा, आगे क्या हुआ? मैं मलेरिया की पेशेंट थी। डॉक्टर सुषमा बहुत अच्छे से बात करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। एक बार मनु ने मुझे किस किया और ये बात भी मैंने डॉक्टर सुषमा को बताई। किस किया? और क्या किया? और कुछ नहीं, फिर मैं घबरा गई और वहां से भाग आई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? विशाखा, तुमने ये क्या किया? अरे मुझसे पूछ तो लिया होता। तुम अभी छोटी हो,
इस उम्र में अगर प्रेग्नेंट हो गई तो? सिर्फ किस करने से? और नहीं तो क्या, तुम्हें पता नहीं है? अरे किस करने से प्रेग्नेंट होते हैं। क्या कर दिया तुमने? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, कुछ नहीं होगा। सर वो बोली कि गौरी तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया। लेकिन सर जब मैं कुछ दिन बाद वहाँ पे गई तो बोलती है कि मेरे पेट में बच्चा है। वो मुझे मिल मिल कर धमकाने लगी। उसने इस राज को राज रखने के लिए और अबॉर्शन के 50,000 रुपए मांगे। जिस रात में विशाखा से मिली मुझे पता चला कि वो भी उन सब से गुजर रही है जिन सब से मैं गुजर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, इसलिए मैंने जान देने की सोची। जल्दी करना विशाखा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। कुछ भी करो पर पैसे जमा करो। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं डॉक्टर सुषमा से मिली। डॉक्टर सुषमा को तो सिर्फ पैसे चाहिए थे। मैंने आई से पूछा और आई से ही मुझे पता चला कि किस करने से प्रेग्नेंट नहीं होते। अरे रहने दे, मैं कर रही हूँ ना। आई एक बात बता, हाँ। किस करने से प्रेग्नेंट होते क्या? क्या? बता ना। चल कुछ भी पूछती है। अगाई सांग ना। नहीं। सच्ची? तू क्यों पूछ रही है मुझे? वो मैंने टीवी पे देखा था ना। चुप, ये तेरा काम नहीं है, जा पढ़ाई कर। फिर मैंने गौरी से बात की। उससे बात करके मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैं सीधे डॉक्टर सुषमा के घर गई। तूने मुझे झूठ बोला, धोखा किया तूने मेरे साथ। शांत अंदर आ। मुझे सब पता चल गया है। आई ने मुझे बताया किस करने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। अरे ये तो मैं भी जानती कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। किस करने से कोई प्रेग्नेंट थोड़ी ना होता है। मैं सबको बता दूंगी। देखना देखना तेरे साथ क्या करती हूँ। क्या बताएगी किसको? मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे ब्लैकमेल करूंगी और करते रहूंगी। मैं दुनिया को बता दूंगी कि तू प्रेग्नेंट थी और बहुत लड़कों के साथ घूमती थी। जो करना है जो कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला, समझ गई? खरं म्हणजे ना साहेब, चूक माझीच आहे हो। मैं मेरी बेटी को समझ ही नहीं पाई। सब बातें इस पे थोपती चली गई। काश मैं इसे समझ पाती ना, तो ये सब नहीं होता। मिस्टर राहुल, आपकी पत्नी नीलम ने आपको कभी धोखा नहीं दिया। पंकज सालस्कर के साथ उनके कोई नाजायज संबंध भी नहीं और ना ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की बात झूठ कही। शी वॉज इनोसेंट, जिन्हें कोई शायद समझ नहीं पाया। काश मैंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। शायद नीलम की मौत का जिम्मेदार मैं ही। राहुल, संसार चलाने से लेकर परिवार संभालने तक शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो स्त्री को ना करना पड़े, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, मां के रूप में हो, बेटी बहन या फिर दोस्त के रूप में। आज भी हमारे समाज में मां ना बन पाने का दोष सिर्फ औरतों को ही क्यों झेलना पड़ता है? क्यों आंखें बंद करके सारा इल्जाम उन्हीं के सर पर धर दिया जाता है? क्यों ससुराल में रहने के लिए उनके सामने अपनी गोद आबाद करने की शर्त रखी जाती है? क्यों उन्हें अपमान, ताने और तिरस्कार सहना पड़ता है? क्या इसके लिए वो अकेली जिम्मेदार है? कई केसेस में तो पति में पिता बनने की क्षमता ही नहीं होती, लेकिन फिर भी दोष पत्नी को ही दिया जाता है। इस विकृत सोच को बदलने की जरूरत है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लालच ने आज लोगों को इतना अंधा बना दिया है कि उस लालच ने एक ऐसे कारोबार को जन्म दिया जहां नीलम जैसी औरत इस विकृत सोच का शिकार हुई तो वहीं विशाखा शिकार बनी जानकारी की कमी की वजह से। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो सेक्स एजुकेशन जैसे विषय पर अपने बच्चों से खुलकर बात करें, वरना इस शिक्षा की अहम जानकारी उन्हें अपने दोस्तों, किताबों या इंटरनेट से मिलेगी जो न जाने कितनी सच होगी और कितनी झूठ। हम अपने बच्चों के सबसे बेहतर मार्गदर्शक हैं और हमें इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।